Hello students, welcome to FUK Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 5 of economics, that is forms of market. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आज उनको कवर करेंगे. So let's get started with this video. सबसे पहला क्वेश्चन, under perfect competition firm are the price taker and industry are the price maker. Okay, very important question. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है. वी हैव अ कमेंट हियर, एक्सप्लेन कैसे होती है, या फिर हम इसको अगर अलग तरीके से इस क्वेश्चन को बोलें, या फिर एक्सप्लेन हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन. यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है. ओके, सबसे पहले हम समझते हैं फर्म एज अ प्राइस टेकर. दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, एक इंडस्ट्री और एक फर्म. As there are a very large number of buyers and sellers under perfect competition, every firm is a price taker. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जैसे हम देख सकते हैं काफी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, इसलिए हर एक फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है. इट मींस दैट नो सिंगल फर्म हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड हैज टू देयरफॉर सेल द प्रोडक्ट एट प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री. यानी कि किसी भी सिंगल फर्म का पावर नहीं होता किसी भी पूरे के पूरे मार्केट प्राइस पे, है ना, वो उसके पास एबिलिटी नहीं होती कि पूरे के पूरे मार्केट प्राइस को वो इन्फ्लुएंस कर सके, एंड हैज टू देयरफॉर सेल द प्रोडक्ट एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री. यानी कि इंडस्ट्री के द्वारा जो प्राइस डिटरमाइन करा गया है उसी प्राइस पे उनको फिर वो सेल करना पड़ता है. इट इज सो बिकॉज द शेयर ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द टोटल मार्केट सप्लाई इज नेग्लिजिबल. यानी कि इसलिए ऐसा करना पड़ता है बिकॉज किसी भी फर्म का जो शेयर होता है मार्केट में वो बहुत ना के बराबर होता है. यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ फर्म, यानी हजारों फर्म्स हैं यहाँ पे, और किसी भी एक फर्म यानी सिंगल फर्म का उन थाउजेंड्स ऑफ फर्म की जो प्राइस है उस पर वो इन्फ्लुएंस नहीं रहता है. इसलिए जो भी मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा होता है उनको उसी मार्केट प्राइस पे सेल करना पड़ता है. अब यहाँ पे आपको सवाल आता होगा कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है. तो अ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम एन इंडस्ट्री. अ फर्म इज अ सिंगल यूनिट प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग द मार्केट विद गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि एक फर्म जो होती है वो सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, हम कोई भी मार्केट ले लेते हैं और उस मार्केट में बोलते हैं देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फर्म, पर थाउजेंड्स ऑफ फर्म में से सिर्फ एक फर्म को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि कोई भी एक सेलर होगा या कोई एक बिजनेस होगा, एंटरप्राइज होगी, सिंगल यूनिट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे फर्म बोलते हैं. A firm is a single unit producing or providing a market with goods and services. However, industry, अब यहाँ पे इंडस्ट्री जो एक ब्रॉडर कंसेप्ट हो जाता है. एंड इंडस्ट्री इज द टोटल ऑफ द फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग द सेम गुड्स इन द मार्केट. यानी इंडस्ट्री जो है वो टोटल फर्म्स है, यानी कि सारी की सारी फर्म उस मार्केट में अगर जब उन्हें मिलाते हैं तो हम उसको इंडस्ट्री बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैडबरी इज अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, है ना. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कैडबरी जो कि सिंगल फर्म है वो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, चॉकलेट वो बनाती है, which comes under chocolate industry with the other firms producing chocolates. यानी कि वो किसके अंदर आती है, वो चॉकलेट इंडस्ट्रीज की आती है, जहां पे बाकी फर्म्स को भी इंक्लूड किया जाता है जो चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही है. ओके, तो अभी आपको समझ में आएगा कि फर्म और इंडस्ट्री कैसे अलग है. अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री कैसे प्राइस को डिटरमाइन करती है. Hence, it can be concluded that a firm does not play any role in the price determination of a product, as it can neither affect the price of a product nor it can affect its demand in the market. यानी कि एक फर्म जो है उससे कोई रोल नहीं होता है ना, कोई भी वो रोल प्ले नहीं करती प्राइस डिटरमिनेशन में किसी मार्केट में. ना ही वो सप्लाई को अफेक्ट कर सकती है, ना ही वो डिमांड को अफेक्ट कर सकती है. Therefore, a firm is a price taker and an industry is a price maker. The price of a market product is determined by the industry at the point where the market demand curve and supply curve the product meets. यानी कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इंडस्ट्रियल कर्व को देखा जाता है जहां पे मार्केट डिमांड कर्व जो है और सप्लाई कर्व है वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस तरीके से. एंड एवरी फर्म हैज टू सेल द प्रोडक्ट एट दिस प्राइस ओनली. और फर्म जो होती है वो सिंपली इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेती है. दिस कंसेप्ट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यानी कि अगर आप जब क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे तो आपको ग्राफ के थ्रू समझाना काफी जरूरी हो जाता है. अगर आप ग्राफ के थ्रू समझाएंगे तो काफी सारी चीजें सिंप्लीफाई होती है. आप देख सकते हैं हमारे पास दो अलग अलग ग्राफ है, एक हमारे पास इंडस्ट्री का ग्राफ है और एक हमारे पास फर्म का ग्राफ है. इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये सप्लाई कर्व है. जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे वो प्राइस पी जो कि वाई एक्सिस पे वो डिटरमाइन हो जाता है. ओके, अब एक फर्म क्या करती है, फर्म सिंपली इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेती है. यानी कि यहाँ पे पी प्राइस एक्सेप्ट किया गया है, यहाँ पे जो पी प्राइस डिटरमाइन किया गया है ये इसको फर्म जो है सिंपली एक्सेप्ट कर लेती है. इन द अबव ग्राफ द मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज शोन बाय द डीडी कर्व एंड इट्स सप्लाई इज शोन बाय द एसएस कर्व. द डीडी कर्व एंड एसएस कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट पॉइंट ई. ओके, तो आप देख सकते हैं डीडी कर्व आपका ये डिमांड कर्व है डी, एंड एसएस कर्व जो है आपका सप्लाई कर्व, यहाँ पे एस एस
द डीडी कर्व एंड एसएस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, प्राइस भी यहाँ पे आपको डिटरमाइन होता है, व्हिच मींस दैट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज ओपी। ओपी यानी ओ से लेके पी यहाँ पे। The price is adopted by price taker firms and they are free to sell any unit of quantity OQ और OQ1, यानी कि OQ और OQ1 वो सेल कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे देखते हैं फर्म पे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो फर्म इसको सिंपली इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेता है, भले ही वो कोई भी क्वांटिटी सेल करे, वो भले OQ करे या OQ1 करे एट दिस प्राइस। इट मींस दैट द AR curve of the product becomes perfectly elastic and parallel to x-axis. Besides, when AR remains constant, it becomes equal to MR, यानी AR यानी एवरेज रेवेन्यू जो कांस्टेंट रहता है तो MR की भी इक्वल हो जाता है, इसलिए आप देख सकते हैं AR इज इक्वल टू MR दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब अगर मैं बोलूं कि आप जैसे हम समझ लिया कि ठीक है परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक प्राइस टेकर यानी कि प्राइस को एक्सेप्ट करती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। पर अगर मैं सिर्फ बोलूं डिमांड कर्व को सिर्फ एक्सप्लेन करें परफेक्ट कंपटीशन की, तो जो पिछले अभी हमने देखा आंसर में दो कर्व थे, उसमें से कौन से कर्व को सिलेक्ट करेंगे? डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, एज अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट एट अ यूनिफॉर्म प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट एंड हैव अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। Each firm in this market is a price taker and has a perfectly elastic demand curve, यानी कि हर एक फर्म जो है इसे एक प्राइस टेकर है और एक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इनका होता है। तो जो कर्व यहाँ पे हम लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फर्म का लेंगे, ना कि इंडस्ट्री का लेंगे। आप देख सकते हैं फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन फेसेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, यानी कि जो डिमांड कर्व है वो कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक है। ED is equals to infinity. In the above graph, the x-axis represent the output of a product and the y-axis represent price and revenue. यानी x-axis जो है वो एक किसी प्रोडक्ट का आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है और y-axis जो है प्राइस और रेवेन्यू को। The horizontal straight line parallel to x-axis is the demand curve of a firm under perfect competition. यानी कि जो horizontal straight line है, यानी कि ये जो parallel to x-axis है, ये उसका डिमांड कर्व है। As the price of goods is determined by market with the help of a demand and supply of the good in the market, every firm has to sell the goods at this price. यानी कि जो प्राइस है वो मार्केट डिटरमाइन करता है डिमांड और सप्लाई की हेल्प से, तो जो फर्म है उसको इसी प्राइस पे सेल करना पड़ता है। इन दिस केस द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय ओपी, यानी प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? प्राइस यहाँ पे ओपी के थ्रू डिटरमाइन करा गया है। ओपी आपका प्राइस है। एट प्राइस ओपी अ सेलर कैन सेल डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक OQ1, OQ2 एटसेट्रा, यानी कि वो सेलर जो है डिफरेंट क्वांटिटी सेल कर सकता है, OQ1, OQ2, इससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटी, यानी कि वो कितने भी इस पे सेल करेगा, कितनी भी क्वांटिटी सेल करेगा, प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। हाउएवर अ फर्म कैन नॉट चेंज द प्राइस ऑफ द गुड, फर्म के पास कोई कंट्रोल नहीं है उस प्राइस को चेंज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द फीचर होमोजेनियस प्रोडक्ट ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, यानी होमोजेनियस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें। क्या होता है होमोजेनियस प्रोडक्ट, क्या एक्चुअली इसका मीनिंग होता है? द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द फर्म फॉर सेल अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर होमोजेनियस। इट मींस दैट द गुड्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट सच एज साइज, शेप, कलर, क्वालिटी एटसेट्रा, है ना। क्या मतलब होता है होमोजेनियस का? कि जो कमोडिटी परफेक्ट कंपटीशन सेल करते हैं वो एकदम आइडेंटिकल है, यानी एक दूसरे से एकदम मिलते जुलते हैं। अगर आप जैसे लेफ्ट हैंड लेंगे और राइट हैंड लेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों के दोनों जो है होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो गुड सेल करे आते हैं वो भी एकदम सेम होते हैं इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी सच एज साइज, शेप, कलर, क्वालिटी, हर एक चीज जो होती है वो सेम होती है। एज द गुड्स आर आइडेंटिकल दिस कैन बी इजीली सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर व्हिच रिजल्ट इन द जीरो स्पेसिफिक प्रेफरेंस ऑफ द बायर फ्रॉम एनी पर्टिकुलर सेलर। जिस कारण से सारे गुड्स क्या होते हैं एक जैसे होते हैं, इसलिए कोई किसी बायर का प्रेफरेंस रह नहीं जाता। यानी कि अगर आप किसी से भी इस मार्केट में जाएं और किसी भी प्रोड्यूसर से कोई भी कमोडिटी खरीदें और तो वो पूरे थ्रू आउट द मार्केट सेम कमोडिटी ही रहने वाली है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई प्रेफरेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एज द प्रोडक्ट्स आर होमोजेनियस द बायर्स आर विलिंग टू पे द सेम प्राइस ओनली फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एवरी फर्म ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि होमोजेनियस होने के कारण ही जो प्राइस है वो तभी बायर सेम प्राइस पे करता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई सुपीरियर क्वालिटी का इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, राइट। Also, it means that an individual firm cannot charge a higher price for the product, ensuring the uniformity in the price. यानी कि कोई इंडिविजुअल फर्म जो हायर प्राइस भी चार्ज नहीं कर सकता, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, एज द प्रोडक्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर होमोजीनियस, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो कमोडिटी होमोजीनियस होती है, इस कारण से किसी भी गुड की जो परचेस है वो एक मैटर ऑफ चॉइस नहीं बल्कि एक मैटर ऑफ चांस रहता है ना। कोई यहाँ पे कोई चूज नहीं करता, यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं देता अपनी, बल्कि ये बस एक चांस की बात है, एक लक की बात है, कोई भी कमोडिटी किसी की अगर सेल हो जाती है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली मार्केट। डिमांड कर्व कैसा होता है मोनोपोली मार्केट के अंदर? एज देयर इज सिंगल सेलर और फर्म इन द मोनोपोली मार्केट सेलिंग प्रोडक्ट्स विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अ मोनोपोली फर्म इज लाइक एन इंडस्ट्री। तो जैसे कि यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर या एक सिंगल फर्म होती है और ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जिसमें कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस कारण से जो इसके पास मोनोपोलिस्ट होता है, इसके पास फुल फ्रीडम रहती है प्राइस के ऊपर, है ना। It gives the monopolist full freedom and power to fix the price of the product. However, a monopoly firm cannot control the demand of the for a product. यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल तो रहता है प्राइस के ऊपर, लेकिन डिमांड के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता है। Therefore, if the firm wants to increase the number of goods to be sold in the market, it has to reduce the price of the product. यानी कि अगर चाहता है फर्म कि वो ज्यादा गुड्स को सेल करे मार्केट में, तो उसको अपना प्राइस जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। Hence, the demand curve of a monopoly firm is downward sloping. इस कारण से जो डिमांड कर्व वो कैसा है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। This concept can be understood with a demand curve. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड कर्व आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं y एक्सिस पे है प्राइस और रेवेन्यू है और x एक्सिस पे आउटपुट है। अगर प्राइस P पे एक मोनोपोलिस्ट अपनी क्वांटिटी सेल करता है तो डिमांड का भी हम देख सकते हैं, जैसे बताया डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। तो प्राइस पी पे अगर वो सेल कर रहा है तो उसकी क्यू क्वांटिटी बिकेंगी। अगर मोनोपोलिस्ट चाहता है कि अगर वो ज्यादा क्वांटिटी सेल करे तो उसको अपना प्राइस जो है वो कम करना पड़ेगा। तो प्राइस इसलिए पी से P1 आ जाएगा और क्वांटिटी बढ़ के क्यू से Q1 हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। प्राइस एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है प्राइस और डिमांड के बीच में। इन द अबव डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोली फर्म, द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द प्राइस एंड रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज मेजर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं आउटपुट है और वाई पे प्राइस एंड रेवेन्यू है। एट ओपी प्राइस अ फर्म कैन सेल ओक्यू क्वांटिटी। ओपी प्राइस पे ओक्यू क्वांटिटी सेल कर सकते हैं आप, जैसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ से लेके पी, ओपी प्राइस और ओक्यू क्वांटिटी। And the demand will rise to OQ1 if the firm reduces the price to OP1. Therefore, the demand curve under monopoly market has a negative slope as a firm can sell more quantity at a lower price. यानी कि कैसा होता है कि नेगेटिव स्लोप होता है इसके अंदर, किसके अंदर, मोनोपोली कर्व के अंदर। यानी कि वो तभी ज्यादा क्वांटिटी सेल कर पाएगा जब वो अपने प्राइस को लोअर करेगा। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के अंदर हमें डिफरेंशिएट करना है। पहले हम करेंगे मीनिंग के बेसिस पे। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि होमोजेनियस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और ऐसे प्राइस पे जो मार्केट ने फिक्स करा है। इट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डील इन होमोजेनियस प्रोडक्ट एट अ फिक्स्ड प्राइस सेट बाय द मार्केट। वही मोनोपोली की बात करें, इट इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन सेलर। यानी कि ऐसा मार्केट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है इन द मार्केट सेलिंग अ प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी कि वो ऐसी कमोडिटी सेल कर रहा है जो किसी और के पास नहीं है। नंबर ऑफ सेलर्स की अगर बात करें तो इस मार्केट में काफी ज्यादा वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, वेयर एज इन मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, दिस मार्केट हैज होमोजीनियस प्रोडक्ट। इस मार्केट में जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, होमोजीनियस, यानी एक जैसा होता है। वेयर एज देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन द मार्केट, यानी कि जो सेलर है वो एक ही है और से कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसलिए कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट भी एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। एंट्री एंड एग्जिट की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जो है एग्जिस्ट करती है मार्केट में। और मोनोपोली की अगर बात करें, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म एंड एग्जिट ऑफ ओल्ड फर्म, यानी कि रिस्ट्रिक्शन रहती है, कोई नई फर्म वहां पे इजीली एंटर नहीं कर सकती और ना ही कोई ओल्ड फर्म वहां से इजीली एग्जिट कर सकती है। डिमांड कर्व की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में दिस मार्केट हैज अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, यानी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है डिमांड कर्व, वेयर एज दिस मार्केट इज लेस इलास्टिक एंड हैज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। यानी इस मार्केट में कैसे लेस इलास्टिक है इस तरीके से और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। प्राइस की बात अगर बात करें, एज ईच ऑफ द फर्म्स इन दिस मार्केट इज अ प्राइस टेकर, द प्राइस इज यूनिफॉर्म। प्राइस जो होता है यूनिफॉर्म होता है, यानी कि सेम होता है थ्रू आउट द होल मार्केट, बिकॉज फर्म जो यहाँ पे प्राइस टेकर होती है। वेयर एज इन मोनोपोली एज अ फर्म इन दिस मार्केट आर प्राइस मेकर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहाँ पे फर्म जो होती है उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, इसलिए वो प्राइस मेकर होती है और यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉसिबिलिटी भी होती है। सेलिंग कॉस्ट की अगर बात करें, इन दिस मार्केट नो सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड, यानी कि कोई भी सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे नहीं खर्च करी जाती। सेलिंग कॉस्ट यानी क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट यानी कि जब आपने कमोडिटी को सेल करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एसेट्रा। वेयर एज मोनोपोली मार्केट में अगर देखें, इन दिस मार्केट ओनली इन्फॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड, यानी कि यहाँ पे अगर जो सेलिंग कॉस्ट करी जाती है सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने
करने के लिए, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन देना जो कि जरूरी हो, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव सेलिंग कॉस्ट को किया प्रोवाइड करा जाता है। लेवल ऑफ नॉलेज की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होता है पूरे के पूरे मार्केट में, वेयरएज मोनोपोली में इम्परफेक्ट नॉलेज एग्जिस्ट करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली, यानी कि वो रीजंस एक्सप्लेन करें जिस कारण से मोनोपोली जो है इमर्ज हुआ, यानी कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिस कारण से मोनोपोली ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट में। द बेसिक कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली इज द बैरियर ऑफ एंट्री इनटू द मार्केट। सबसे बेसिक कारण अगर देखा है तो मोनोपोली बैरियर ऑफ एंट्री है ना। जैसे मैंने आपको बोला इंडियन रेलवेज, जो बोल सकते हैं कि मोनोपोली का एक अच्छा एग्जांपल है। मैंने आपसे बोला कि क्यों वहां पे एक और कोई रेलवे नहीं है, बिकॉज सबसे सिंपल कारण बैरियर है एंट्री पे, यानी कि कोई और वहां पे उस इंडस्ट्री में कोई और एंटर नहीं कर सकता है। Various other reasons for the emergence of monopoly are follows, है ना। और बाकी अगर हम रीजन देखें, सबसे पहला गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। बिफोर एंटरिंग इनटू एन इंडस्ट्री अ फर्म हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर द सेम। ठीक है, तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग पॉलिसीज कुछ होती हैं, उन कारणों से भी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है कि कोई भी फर्म है, उसको अगर किसी इंडस्ट्री में एंटर करना हो तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से और एक लाइसेंस जो है वो ऑब्टेन करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग हेल्प्स अ फर्म इन इंश्योरिंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी, देयरफॉर समटाइम्स गवर्नमेंट डज नॉट ग्रांट द लाइसेंस टू द न्यू फर्म सो दे कैन मेक श्योर दैट द ओनली वन फर्म रन इन द मार्केट। यानी कई बार गवर्नमेंट है वो ऐसा कर सकती है कि बाकी फर्म्स को वो लाइसेंस प्रोवाइड ना करे, जिस कारण से सिर्फ एक फर्म ही जो मार्केट में है वो चलती है। नेक्स्ट है पेटेंट राइट। मेनी बिग प्राइवेट कंपनीज परफॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट देयर ओन रिस्क एंड समटाइम्स इफ द R&D गेट सक्सेसफुल दे कम अप विद अ न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। यानी कि काफी सारी प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं और कभी कभार उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है वो फ्रूटफुल साबित होती है, यानी कि उनके पास कोई नई डिस्कवरी होती है, कोई नई इन्वेंशन होती है। अब वो कभी कभार क्या करते हैं, इस जो नई इन्वेंशन है इसको कहीं ये नहीं चाहिए कि कोई दूसरी कंपनी जो है, कोई दूसरी फर्म जो है कॉपी कर ले, इसलिए वो उसका एक पेटेंट राइट करवा लेती है। For the risk they have taken in the R&D, the government has as a reward grants them patent right. A patent right is a right granted by the government to a firm or manufacturer to use or sell their invention for a certain period of time. यानी कि patent right क्या है, एक right है कंपनी का जो गवर्नमेंट इंश्योर करती है, गवर्नमेंट बैक करती है मैन्युफैक्चरर्स का, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ वही अपनी उस इन्वेंशन का जो है फायदा उठा सके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। द पीरियड फॉर विच पेटेंट राइट्स आर ग्रांटेड टू द फर्म और मैन्युफैक्चरर इज नोन एज पेटेंट लाइफ। यानी जिस पीरियड के लिए भी पेटेंट रहता है उसको हम पेटेंट लाइफ बोलते हैं। और इस पेटेंट लाइफ के दौरान अगर कोई एक सिंगल फर्म है जो सिर्फ और सिर्फ वो कमोडिटी सेल कर रही है जिसको उसका पेटेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ उससे एक मोनोपोली इमर्ज हो सकती है। थर्ड है कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। अनदर रीजन फॉर द emergence of monopoly is the sole ownership of or control of the essential raw material required in a specific industry। यानी कि अगला कारण हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी फर्म या फिर सेलर के पास उस रॉ मटेरियल कंट्रोल हो। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल De Beers controls a large percentage of the world's production of diamonds and can therefore influence the market। De Beers जो है उसका काफी एक बड़ा प्रोपोर्शन है मार्केट में डायमंड्स के प्रोडक्शन में, इतना बड़ा कि हम बोल सकते हैं कि वो एक मोनोपोली खुद नहीं है ना। क्यों है? बिकॉज उसके पास काफी ज्यादा कंट्रोल है रॉ मटेरियल में, इसलिए। और लास्ट पॉइंट है इसमें कार्टेल। सम फर्म्स यूज कार्टेल्स टू रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी एंड कोऑर्डिनेट देयर आउटपुट प्राइसिंग पॉलिसी सो दे कैन एक्ट एज अ मोनोपोली। यानी कुछ फर्म जो होती हैं वो एक साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लेती हैं जिसको वो कार्टेल कहती हैं, जिससे कि वो एक एज अ सिंगल यूनिट एक्ट कर सकें। They also agree among themselves to restrict their total output up to a certain level at which they can maximize their joint profits। यानी कि वो खुद सब लोग एक साथ एग्री करते हैं कि वो एक ही प्राइस पे सेल करेंगे और आउटपुट को भी एकदम यूनिफॉर्म रखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ अ कार्टेल इन मोनोपोली इज ओपेक, है ना। कार्टेल का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि यूजुअली काफी सारे कंट्रीज की क्या है एक मोनोपोली जहां पे वो एक ही आउटपुट और एक ही प्राइस पे सेल करती है एंड दे एक्ट एज अ मोनोपोली। सेवेंथ है डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। ओके, परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले जानते हैं प्योर कंपटीशन क्या होता है। प्योर कंपटीशन इज यूज्ड इन नैरोअर सेंस एज कंपेयर्ड टू परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि प्योर कंपटीशन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन का एक पार्ट है जिसको एक नैरोअर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। The market must have the following three fundamental conditions to become purely कॉम्पिटिटिव। यानी कि तीन कंडीशन रहती है कि सिर्फ और सिर्फ इसके तीन फीचर्स रहते हैं। सबसे पहला, वहां पे होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहेंगे एंड फ्रीडम ऑफ एग्जिट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ तीन पॉइंट्स यानी कि तीन फीचर्स से एक मार्केट को हम बोल सकते हैं कि क्या वो एक प्योर कंपटीशन है।
वेयरएज परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात करिए तो परफेक्ट कंपटीशन एक वाइडर सेंस में इस्तेमाल किया था, जहां पे वो प्योर कंपटीशन में तो होता ही होता है, लेकिन साथ में एडिशनल ये 4 फीचर्स भी उसमें आ जाते हैं। यानी कि वो 3 जो प्योर कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो है ही, साथ में ये 4 और हैं, जिसमें से एक है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स, एंड एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स जब प्योर कंपटीशन में और ऐड रहते हैं तब वो मार्केट हमारा परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में डिफरेंशिएट, तो हम अगर डेफिनेशन देखें तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो एक होमोजेनियस प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। वेयरएज मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो होता है वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं जो ऐसी कमोडिटी सेल कर रहे हैं जो क्लोजली रिलेटेड है पर डिफरेंशिएट करी जा सकती है। नंबर ऑफ सेलर्स की बात करें तो दोनों मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करी जाए तो मार्केट में कैसे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में, वेयर एज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लोजली बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। एंट्री एंड एग्जिट की अगर बात करिए, देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम एग्जिस्ट करता है एंट्री एंड एग्जिट के लिए, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट करता है। डिमांड कर्व की बात करिए तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन का, वेयर एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्केट में जो कर्व होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है बट डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस की अगर बात करिए, एज ईच ऑफ द फर्म इन दिस मार्केट इज अ प्राइस टेकर, द प्राइस इज यूनिफॉर्म, यानी इसमें हर एक फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, इसलिए प्राइस जो है थ्रू आउट द मार्केट यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है। वेयर द प्राइस हैव पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी प्राइस जो फर्म होती है उनका प्राइस पे कुछ पार्शियल कंट्रोल होता है बिकॉज उनके पास जो प्रोडक्ट है वो अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के कारण उनके पास कुछ कंट्रोल आ जाता है प्राइस के ऊपर। सेलिंग कॉस्ट की बात करिए तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, वेयर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में हाई सेलिंग कॉस्ट है, यानी काफी ज्यादा सेलिंग कॉस्ट रहती है बिकॉज मोनोपोलिस्टिक मार्केट की जो बेसिकली आप देखें सेलिंग होती है ज्यादातर सेलिंग कॉस्ट पे में ही बेस्ड रहती है, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। लेवल ऑफ नॉलेज की बात करिए तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज एग्जिस्ट करता है, वेयर एज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इम्परफेक्ट नॉलेज रहता है। ओके, आई होप मैंने जो क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी सेम फॉर्मेट में बाकी चैप्टर्स को भी इसी तरीके से कवर करा है, तो डू चेक आउट द प्लेलिस्ट इन दिस चैनल एंड डाउनलोड द FICCO एजुकेशन ऐप टुडे, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।